देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेजस्वी आंखें निकल गईं पर शीश शंभू का झुका नहीं। दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोस्तों, इतिहास की धारा में जब किसी महान सम्राट का नाम सूर्य की भांति चमकता है तो उसकी छत्र छाया में खड़े उत्तराधिकारी के संघर्ष प्राय धुंधले पड़ जाते हैं, जब तक कि वे स्वयं अपने शौर्य और बलिदान से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप न छोड़ दें। छत्रपति संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज के बिना मराठा शौर्य की गाथा अधूरी रह जाती है। उनकी कहानी सिर्फ तलवार की धार और रणभूमि की धूल तक सीमित नहीं थी। वह धर्म, स्वराज्य और स्वाभिमान की अमर ज्वाला थे। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने किताबों के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको मराठा साम्राज्य के सबसे वीर और अद्वितीय योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा से अवगत कराऊंगा। यह वीडियो सिर्फ इतिहास बयां नहीं करेगी, बल्कि यह एक ऐसी गाथा है जो आपको शिवाजी महाराज की रणनीतिक कुशलता, संभाजी महाराज की वीरता, साहस, स्वाभिमान और अटूट संकल्प से अवगत कराएगी। मैंने यह वीडियो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तैयार की है, जिसे कहानी का रूप देने का प्रयास किया है। इस वीडियो में मैंने संभाजी महाराज की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित किया है, ताकि यह वीडियो इतिहास का एक जीवंत अनुभव बन सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं संभाजी महाराज की रोंगटे खड़ी कर देने वाली जीवन गाथा की ओर। गर्मियों की तपिश अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज आसमान से अग्नि बरसा रहा था और मई की तपती दोपहरी में पुरंदर का किला सोने की तरह चमक रहा था। पहाड़ी हवाएं भी मानो अग्नि धारण कर प्रत्येक को झुलसाने पर तुली थीं। लेकिन किले के भीतर का माहौल इससे बिल्कुल विपरीत था। उल्लास और उत्साह से भरा हुआ था। पुरंदर के विशाल पत्थरों से निर्मित दीवारों के बीच कहीं एक नन्ही किलकारी गूंजी थी। यह महज किलकारी नहीं, बल्कि मराठा स्वाभिमान की गूंज थी, जिसने पूरे किले को नवचेतना से भर दिया था। 14 मई 1657 बृहस्पतिवार का दिन पुरंदर किले के गर्भगृह में पुणे की पहाड़ियों की गोद में एक वीर बालक ने जन्म लिया था। वह बालक जो भविष्य में मराठा साम्राज्य की अमिट गाथा बनने वाला था। वह बालक जो शेरे दक्कन छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा बनने वाला था, उनके गुणों का उचित उत्तराधिकारी बनने वाला था। उस बालक ने जन्म लेते ही मराठा साम्राज्य के भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया था। जब ज्योतिषियों ने उस बालक की जन्म कुंडली देखी तो वे कुछ भ्रमित से, कुछ मंत्रमुग्ध से हो गए। उन्होंने बालक के भविष्य की एक संभावना प्रकट की और भविष्यवाणी की कि यह बालक अत्यंत वीर, साहसी और पराक्रमी होगा, दुर्गों का स्वामी बनेगा, तलवार इसकी पहचान होगी, लेकिन अपनों की ही आंखों का कांटा होगा, अपनों के ही छल और षड्यंत्रों का शिकार बनेगा। सईबाई, उस नन्हे बालक की माता, उसे गोद में लेकर स्नेह से निहार रही थी। उनका चेहरा निरीह शांति और प्रेम से पूर्ण था। उनकी ममता की गर्मी में जैसे बालक और भी चिरायु हो गया हो। बालक की मासूम आंखों में एक अजीब सी चमक थी और सईबाई की आंखों में अनगिनत सपनों की झलक। भविष्यवाणी के शब्द जैसे ही शिवाजी महाराज ने सुने, अपनी संपूर्ण वीरता और दृढ़ता को भूलकर एक पिता के रूप में भाव विहल हो उस नन्हे बालक को निरखने लगे। उनके नेत्र पितृ स्नेह से लबालब हो गए थे और एक अनदेखा स्वप्न उनमें पलने लगा। उन्हें लगा जैसे यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि उनके स्वप्नों का जीवंत स्वरूप है। और उनके निशब्द से होठों से स्वतः ही कुछ शब्द बिखर गए कि यह मात्र मेरा पुत्र नहीं, अपितु मेरी आत्मा का अंश है। शिवाजी के मन में भविष्य के दृश्य झिलमिलाने लगे। उन्होंने देखा एक योद्धा जो दुर्गों का स्वामी है,
जो तलवार की चमक से अंधकार को चीरने वाला है और जो मराठा स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। यह वीर बालक मराठा साम्राज्य की शक्तिशाली आधारशिला बनेगा। उस वीर बालक का नाम रखा गया संभा। संभा जो शिव की शक्ति का प्रतीक है, वह जो शिव का ही दूसरा स्वरूप है। परंतु भाग्य की रेखाएं भी कैसे कैसी लीलाएं रचती हैं। विडंबना देखिए, एक राजा का पुत्र होते हुए भी संभाजी का जीवन प्रारंभ से ही कभी सुखमय नहीं रहा। वे 2 वर्ष के हुए ही थे कि उनकी जननी ने सदा सदा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। बाल संभा की नन्ही आंखों ने ममता का साया खो दिया। शिवाजी महाराज को सईबाई के निधन से गहन आघात लगा। उन्हें अपने इस नन्हे बालक के भविष्य की चिंता सताने लगी। लेकिन जीजाबाई, जो संभाजी की दादी ही नहीं अपितु एक महान शिक्षिका भी थी, उनकी छत्र छाया में पलने बढ़ने लगे। वे जीजाबाई को प्यार से जीजाऊ बुलाते थे। जीजाऊ की लोरियों में रामायण और महाभारत की शौर्य गाथाएं थीं। उनकी कहानियों में राजा के धर्म, नीति और युद्ध नीति की शिक्षा छिपी थी। वे केवल लोरियां नहीं बल्कि एक वीर पुरुष के निर्माण की नींव थी। बाल संभाजी अपनी दादी की गोद में सोते सोते वीरता का पाठ सीख रहे थे। उनके मन में राम की धर्मनिष्ठा और अर्जुन की युद्ध कला का बीज अंकुरित हो रहा था। वह बालक जो आज नन्ही मुस्कान में सिमटा था, भविष्य में मराठा स्वराज्य की अमर ज्वाला बनने वाला था। मराठा रक्त में वीरता जन्म से ही प्रवाहित होती है। शिवाजी जब भी अपने उस नन्हे बालक को देखते तो उनकी दिव्य और प्रेरणास्पद आंखों में एक स्वप्न पनपने लगता। वे इस बाल संभा को मराठा साम्राज्य की नई शक्ति बनते देखना चाहते थे। जैसे जैसे संभाजी बड़े हुए, उनकी कुशाग्र बुद्धि और युद्ध कला में रुचि प्रकट होने लगी। वह तलवार पकड़ते ही उस पर नियंत्रण कर लेते, घुड़सवारी में निपुणता दिखाते और रणनीतियां इतनी तीव्रता से समझते कि बड़े से बड़े सरदार भी चकित रह जाते। शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों में भी उनकी गहन रुचि थी। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे किसी भी ग्रंथ को शीघ्र ही आत्मसात कर लेते। और फिर एक दिन शिवाजी राजे ने एक राजनीतिक गठबंधन के तहत श्रृंगारपुर के पिलाजी शिर्के की पुत्री येसुबाई के साथ संभाजी का विवाह तय कर दिया, जो केवल 2 परिवारों का मिलन नहीं था बल्कि मराठा शक्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाने वाला कदम था। लेकिन किसे पता था कि इसी परिवार के 2 सांप भविष्य में इस बाल शेर को डसने वाले थे। 1665 का वर्ष मराठा स्वराज्य के लिए सबसे कठिन समय था। शिवाजी राजे की गुरिल्ला युद्ध नीति ने मुगलों को हिलाकर रख दिया था। उत्तर भारत का बादशाह औरंगजेब, जो दक्कन में अपनी सल्तनत को अजय मानता था, अब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को किसी भी तरह नियंत्रित करना चाहता था। उसने जयपुर के राजपूत राजा मिर्जा राजा जयसिंह को यह कार्य सौंपा और दक्षिण की तरफ भेजा। जयसिंह शिवाजी की रणनीतिक कुशलता से भलीभांति परिचित था। उसे ज्ञात था कि शिवाजी को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उसने अपनी कूटनीति और क्रूरता का सहारा लिया। उसने अपने सबसे निर्दयी सेनापति दिलेर खां के नेतृत्व में 10,000 से अधिक सैनिकों की विशाल सेना को मराठा दुर्गों पर धावा बोलने के लिए भेजा। मार्च का आखिरी दिन पुरंदर की दीवारों पर गरजती तोपों की आवाजें गूंज रही थीं। मराठा योद्धा अंतिम सांस तक लड़ने को तत्पर थे, लेकिन शत्रुओं की संख्या अथाह थी और दुर्ग की दीवारें ध्वस्त हो रही थीं। मराठा सैनिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। मुगलों की योजना सफल होती जा रही थी। पुरंदर दुर्ग पर घेरा कसा जा चुका था। मराठा योद्धा वीरता से लड़ रहे थे, जो संख्या में मुगलों से बेहद कम थे, लेकिन मुरारबाजी देशपांडे और उनके सैनिकों का साहस अडिग था। रक्त से भीगे रणभूमि के उस दृश्य में 8 वर्षीय संभाजी किले की प्राचीर से नीचे झांक रहे थे। उनका हृदय क्रोध और जिज्ञासा से भर उठा। यह सत्ता का खेल था, यह राजनीति थी, और यह युद्ध इस राजनीति की असली परीक्षा थी।
शिवाजी राजे भांप चुके थे कि अगर इसी भांति युद्ध जारी रहा तो हार निश्चित है। उनके समक्ष अब केवल दो ही मार्ग शेष थे। पहला, युद्ध जारी रखकर अंत तक लड़ना, लेकिन इससे मराठा साम्राज्य पर सीधा खतरा मंडरा सकता था। और दूसरा था रणनीतिक रूप से संधि करना और भविष्य में मुगलों को परास्त करने की योजना बनाना। शिवाजी महाराज ने दूरदृष्टि से निर्णय लिया और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि स्वीकार की। इस युद्ध में मुगलों का पलड़ा मराठों से अधिक भारी था। इसी वजह से इस संधि के अंतर्गत शिवाजी राजे को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, जिनमें सिंहगढ़, जिसे पहले कोंढाना कहते थे, पुरंदर का किला, वज्रगढ़ जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण दुर्ग शामिल थे। अब मराठों का राज्य केवल पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक ही सिमट कर रह गया। इसके अतिरिक्त उन्हें मुगलों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख हॉन यानी स्वर्ण मुद्राएं चुकानी पड़ी। साथ ही शिवाजी राजे को औरंगजेब के दरबार में सम्मिलित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। और इस संधि की जो सबसे बड़ी शर्त थी वह यह कि शिवाजी राजे को अपने 8 वर्षीय संभाजी को जमानत के रूप में मुगल छावनी में छोड़ना पड़ा। संभाजी को मुगल छावनी में भेजना एक पिता के रूप में शिवाजी राजे के लिए सबसे कठिन निर्णय था। उनके हृदय में यह विचार कौंधा कि क्या एक पिता अपने पुत्र को अपने सबसे बड़े शत्रु के हाथों सौंप सकता है। लेकिन राजा की दृष्टि कह रही थी, युद्ध केवल तलवार से नहीं, धैर्य और राजनीति से भी जीते जाते हैं। संभाजी अब केवल शिवाजी के पुत्र नहीं थे, वे एक शिष्य बन चुके थे जो राजनीति और सत्ता की जटिलता को समझने के लिए मुगल छावनी में भेजे गए थे। संभाजी अब मुगलों की छावनी में थे, लेकिन वे एक आम बंधक की तरह नहीं रहते थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। वे देख रहे थे, सुन रहे थे और हर षड्यंत्र, हर छल, हर राजनीतिक दांव पेच को आत्मसात कर रहे थे। मुगल उन्हें एक बंधक की तरह समझ रहे थे, लेकिन संभाजी एक गुप्त योद्धा की तरह सब कुछ देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि सत्ता केवल तलवार से नहीं, चालाकी और कूटनीति से भी चलाई जा सकती है। समय बीता और इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने केवल एक राजा के भाग्य को ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र की नियति को भी बदल दिया। पुरंदर की संधि मराठा इतिहास का वह निर्णायक मोड़ थी जिसने यह सिखाया कि हर पराजय दरअसल एक नई विजय का द्वार खोल सकती है। शिवाजी राजे इस संधि से संतुष्ट नहीं थे, किंतु वे जानते थे कि कभी कभी तलवार से अधिक महत्वपूर्ण होता है धैर्य और दूरदृष्टि। इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से मुगलों से समझौता किया ताकि भविष्य में अपने राज्य को पुनः संगठित कर सकें। और यहीं से प्रारंभ होती है उनकी आगरा यात्रा की कथा। आगरा का लाल किला अपनी विशाल दीवारों और शाही वैभव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके भीतर एक अनकही साजिश रची जा रही थी। इस साजिश का केंद्र था मराठा शेर शिवाजी महाराज और उनके 9 वर्षीय पुत्र संभाजी। वर्ष 1666। आगरा के राजसी लाल किले में भव्य आयोजन था। मुगलों के इस संपूर्ण शहर में उत्सव का सा वातावरण था और औरंगजेब के शाही दरबार में सम्मिलित होने के लिए दक्षिण से पधारे थे शेर दक्कन शिवाजी राज भोसले अपने 9 वर्षीय पुत्र संभाजी के साथ। मिर्जा राजा जयसिंह भले ही मुगलों के योग्य सेनापति रहे हों, लेकिन उनके पुत्र राम सिंह शिवाजी महाराज के प्रति विशेष सम्मान रखते थे और वही शिवाजी राजे को औरंग के दरबार में ले जाने के लिए आए। किंतु दरबार में जो कुछ हुआ वह शिवाजी महाराज की अपेक्षाओं के विपरीत था। जिस सम्मान की उन्हें आशा थी उसके स्थान पर उन्हें 5000 सरदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। इस अपमान को सहना मराठा स्वाभिमान के लिए असंभव था। क्रोध से भरकर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की खियालत यानी कि सम्मान स्वरूप वस्त्र इत्यादि को ठुकरा दिया और प्रतिज्ञा कर ली कि वे कभी भी इस दरबार में उपस्थित नहीं होंगे और अपने पुत्र संभाजी के साथ दरबार का त्याग कर दिया। यह वही क्षण था जब औरंगजेब को यह भान हो गया था कि शिवा किसी भी परिस्थिति में
उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अपने दरबारियों से परामर्श कर उसने राम सिंह से पूछा, आखिर शिवा क्रोधित होकर क्यों चला गया? राम सिंह, जो शिवाजी के प्रति आदर भाव रखते थे और औरंगजेब की कूटनीतियों से भली भांति परिचित थे, राज्य का पक्ष लेते हुए बोले, संभवतः अपनी भूमि से दूर होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है। दरबारियों ने शिवा द्वारा दरबार का इस तरह त्याग कर जाने की उद्दंडता को दंडित करने का सुझाव दिया, किंतु औरंगजेब ने राजनीतिक चाल चलते हुए राम सिंह को आदेश दिया कि वह शिवा को पुनः दरबार में आने के लिए विवश करे। शिवाजी महाराज पहले ही इस षड्यंत्र को भांप चुके थे। उन्होंने दरबार में उपस्थित होने से बचने के लिए बीमारी का बहाना किया और राम सिंह के साथ संभाजी को फर्जंद बनाकर दरबार में भेज दिया। संभाजी, जिनकी आयु उस समय मात्र 9 वर्ष थी, इस घटना से मुगल सत्ता की मानसिकता और राजनीति की जटिलता को समझने लगे। इससे पूर्व संधि के तहत मुगल छावनी में जमानती बनकर रहना उनके लिए एक अलग चुनौती थी और अब आगरा का यह राजनीतिक नाटक उनके प्रशिक्षण की एक नई परीक्षा बन गया था। यहीं से उनके जीवन की वह यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें हर कदम पर नए संघर्ष और नए सबक छिपे थे। बालक संभाजी अब केवल पिता के सानिध्य में नहीं थे, बल्कि मुगल सत्ता के षड्यंत्रों के प्रत्यक्ष साक्षी बन रहे थे। उन्होंने देखा कि इस प्रकार सत्ता का खेल केवल तलवार और राजनीति से नहीं, बल्कि छल, षड्यंत्र और प्रपंचों से भी खेला जाता है। औरंगजेब ने अपनी नई चाल चलते हुए अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि शिवा को कैद कर लिया जाए। यह भारतीय इतिहास का वह दौर था जब गीदड़ झुंड में शेर का शिकार किया करते थे और शेर स्वजनों के छलों से ठगे जाते थे। शिवाजी महाराज कैद हो चुके थे, लेकिन बालक संभाजी पर यह बंधन लागू नहीं था। वे राम सिंह की हवेली और आगरा के अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे, परंतु यह स्वतंत्रता केवल बाहरी थी। अंदर ही अंदर वे अपने पिता की चिंता में घुल रहे थे। इसी दौरान मंसूबे बनाने में माहिर औरंगजेब ने संभा को इस्लाम की दीक्षा देने हेतु फारसी और कुरान की शिक्षा देने का प्रबंध किया। संभाजी के लिए इस्लाम अध्ययन करने का यह एक सुअवसर था। संभाजी केवल अध्ययन नहीं कर रहे थे, वे मुगलों की नीति, उनकी चालों और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का प्रयास कर रहे थे। इसके अनंतर औरंगजेब ने शिवाजी पर अपना शिकंजा और अधिक कसने के लिए और संभाजी को बालक समझते हुए उन्हें स्वधर्म का त्याग कर इस्लाम ग्रहण करने के लिए बाध्य किया, किंतु वे एक मराठा सिंह के पुत्र थे। उन्होंने बिना किसी भय के 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। औरंगजेब को संभाजी की इस अडिगता और निडरता को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इसके उपरांत औरंगजेब ने एक नई योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि शिवाजी को विठल दास की नई हवेली में स्थानांतरित कर दिया जाए। योजना थी कि अगले ही दिन हबशी जल्लाद अपनी नंगी तलवारों के साथ वहां पहुंचेंगे और शिवाजी की भी वही दशा कर दी जाएगी जो दारा शिकोह की हुई थी, हत्या। इस योजना की भनक मिलते ही राम सिंह ने चुपके से संभाजी के द्वारा यह समाचार शिवाजी राजे तक पहुंचा दिया। यह सुनते ही शिवाजी समझ गए कि अब यहां से भागना ही एकमात्र उपाय है। शिवाजी महाराज ने बीमार पड़ने का नाटक किया। यह खबर धीरे धीरे आगरा दरबार में फैल गई। औरंगजेब को लगा कि अब शिवा मृत्युशैया पर है, वह भाग नहीं सकता। उसने सुरक्षा को थोड़ा सा ढीला कर दिया। शिवाजी ने औरंगजेब से निवेदन किया कि वे प्रतिदिन भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रोज दान धर्म करने की आज्ञा दी जाए। इस बहाने प्रत्येक दिन बड़े बड़े टोकरों में फल और मिठाइयां बाहर भेजी जाने लगी। धीरे धीरे वे इन टोकरियों के माध्यम से भागने की योजना का अभ्यास करने लगे। इस योजना का प्रत्येक चरण संभाजी ने ध्यानपूर्वक सीखा और अमल में लाने के लिए सहायता की। वे अपने पिता की हर रणनीति को आत्मसात कर रहे थे, यह समझते हुए कि ना जाने कब उन्हें भी इन्हीं चालों का प्रयोग करना पड़ जाए। फिर वह रात आई जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से दर्ज हो गई। शिवाजी महाराज ने अपने जैसी कदकाठी के और लगभग उन्हीं के जैसे दिखने वाले हीरोजी को अपने वस्त्र पहनाकर अपने स्थान पर सुला दिया।
फिर उन्हीं टोकरों में स्वयं को छिपाकर आगरा के किले से बाहर निकल गए। आगरा से भागने के बाद शिवाजी राजे इस बात को भलीभांति समझते थे कि पिता पुत्र दोनों का सुरक्षित राजगढ़ पहुंचना संभव ना होगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि संभाजी को मथुरा में अपने विश्वासी त्रिमल परिवार के पास छोड़ दिया जाए ताकि वे वहां सुरक्षित रहें। फिर बाद में उन्हें राजगढ़ लाया जाए। और स्वयं शिवाजी ने भेष बदलकर विभिन्न मार्गों से महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान किया। इस समय तक मराठा साम्राज्य की राजधानी राजगढ़ हुआ करती थी। उन्होंने कभी साधु वेश धारण किया तो कभी सूफी फकीर बनकर यात्रा की और 3 महीनों की कठिन और गुप्त यात्रा के बाद वे काशी होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र पहुंचकर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य में यह खबर फैला दी कि संभाजी की मृत्यु हो चुकी है और उसी के अनुसार संभाजी के सारे संस्कार भी संपन्न कराए। इससे पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। लेकिन यह एक राजनीतिक चाल थी औरंगजेब को गुमराह करने के लिए। 1 माह पश्चात संभाजी काशी पंत, कृष्णाजी पंत और लक्ष्मीबाई के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए राजगढ़ पहुंचे। जैसे ही वे राजगढ़ पहुंचे, चारों ओर विजय घोष गूंज उठा। संभाजी अब केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि स्वराज्य के लिए समर्पित एक वीर, साहसी और निडर योद्धा के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने आगरा में रहकर मुगलों की राजनीति को समझा था। उन्होंने सत्ता के षड्यंत्रों को देखा था। उन्होंने छल और विश्वासघात को परखा था। अब उनका हृदय केवल एक ही लक्ष्य के लिए धड़क रहा था, अपने पिता के अधूरे स्वप्नों को पूर्ण करने और स्वराज्य की अखंडता की रक्षा करने में सहयोग करना। संभाजी अब केवल शिवाजी के उत्तराधिकारी नहीं बल्कि मराठा स्वाभिमान की अमर ज्वाला के रूप में उभर रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वे किशोर हुए तब उनकी शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही। शिवाजी महाराज ने उन्हें युद्ध के मैदानों का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। रणभूमि में कैसे सोचना है, शत्रु की चाल को कैसे भांपना है और एक सेनापति के रूप में कैसा व्यवहार करना है, ये सारी बातें संभाजी स्वयं अपने पिता से सीख रहे थे। समय के साथ संभाजी एक युवा योद्धा के रूप में उभरने लगे। उनके पराक्रम और रणनीति की झलक तब देखने को मिली जब उन्होंने पहली बार युद्ध में भाग लिया और अपने शौर्य से सभी को चौंका दिया। वर्ष 1670। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ों पर स्थित राजगढ़ दुर्ग मराठा साम्राज्य का हृदय बना हुआ था। यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य का संचालन करते थे और उनका एक ही स्वप्न था, एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर मराठा साम्राज्य बनाना। किंतु इस स्वप्न की पूर्णता में एक गंभीर समस्या थी। राजगढ़ यद्यपि अजय दुर्ग था, परंतु बढ़ते हुए साम्राज्य के लिए अवैध छोटा पड़ने लगा था। उन्हें एक नई और ऐसी राजधानी की आवश्यकता थी जो साम्राज्य की शक्ति और संकल्प का प्रतीक बन सके। इसी दृष्टि से रायगढ़ का किला चुना गया, जो एक अजय दुर्ग था। शिवाजी महाराज ने इस किले को 1656 में जीता था। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सुरक्षित बनाती थी। इसके चारों ओर गहरी घाटियां और घने जंगल थे जो इसे अभेद्य बनाते थे। साथ ही इसका समुद्र के निकट होना मराठा व्यापार और नौसेना को भी सुदृढ़ बना सकता था। 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ रायगढ़ को आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। यह केवल एक दुर्ग नहीं बल्कि मराठा स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। यह किला आने वाले वर्षों में मराठा वीरों की गाथाओं का साक्षी बनने वाला था। वास्तव में इस किले ने मराठाओं के स्वराज्य की आधारशिला को और अधिक सशक्त बना दिया। वर्ष 1671। शिवाजी राजे ने अब अपने पुत्र संभाजी को पहली बार रणभूमि में उतारने का निर्णय लिया। रायगढ़ में पेशवा मोरोपंत पिंगले अपनी विजयी अभियान से लौटे थे। उनकी सेना उत्तरी महाराष्ट्र के बागलाण प्रदेश तक धावा बोल चुकी थी। शिवाजी राजे ने मोरोपंत को रायगढ़ बुलाकर एक नई रणनीति तैयार की। अब मराठा सेना गुजरात की सीमाओं पर स्थित जवाहर और रामनगर के कौली राज्यों पर चढ़ाई करने वाली थी और इस अभियान में उनके साथ होंगे संभाजी। इस अभियान के समय संभाजी की आयु मात्र 15 वर्ष थी, लेकिन उनके नेत्रों से वही अग्नि झलकती थी जो शिवाजी महाराज की वीरता में थी।
जैसे ही मराठा सेना जवाहर नगर की ओर बढ़ी, कोलियों में अफरा तफरी मच गई। घुड़सवारों के टापों की गूंज, तलवारों की चमक और सिंहनाद से आकाश कांप उठा। कोलियों का राजा विक्रम शाह भयभीत होकर अपने साथियों सहित नासिक की ओर भाग गया। राजा के भागते ही जवार मराठाओं के अधीन हो गया। नगर में चौतरफा मराठा सेना की बाढ़ आ गई। खूब लूटपाट हुई। सोना, चांदी, मोती और कीमती सामान मराठाओं के हाथ लगे। लेकिन यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ था। जवाहर में पूरी तरह लूटपाट करने के बाद मराठा सेना अब रामनगर की ओर बढ़ रही थी, और रामनगर के राजा सोम शाह ने जब सुना कि मराठा सेना जवाहर के बाद रामनगर की ओर कूच कर रही है, तो वह भी अपने परिवार समेत सूरत की ओर भाग गया। रामनगर का भी वही हाल हुआ जो जवाहर का हुआ था। राजा के भागने से नगर बिना स्वामी का हो गया और मराठा सेना ने विजय प्राप्त कर ली। जब मराठा सेना इन दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त कर लौट रही थी, तो पश्चिम पर्वत श्रृंखला पार करने के बाद उनका सामना विक्रम शाह और मुगल सेनापति दिलेर खां की संयुक्त सेना से हुआ। रणभेरी बज उठी, तलवारें खनक उठी, घोड़े हिनहिनाए। यह पहला युद्ध था जिसमें संभाजी को अपनी वीरता दिखाने का अवसर मिला। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और मराठा सैनिकों ने वीरता से युद्ध करते हुए इस निर्णायक संग्राम को जीत लिया। अब नासिक, जिसे तब गुलशनाबाद कहा जाता था, मराठा प्रभाव में आ गया। मुगल छावनी जो शिवाजी महाराज के ममेरे भाई जादव राव के नियंत्रण में थी, उसे भी घेर लिया गया। जादव राव जो मुगलों की सेवा में थे, उन्हें रूपाजी भोसले ने कैद कर लिया। इन 3 शानदार विजय अभियानों के बाद मराठा सेना स्वर्ण संपत्ति और विजयी गर्जना के साथ रायगढ़ लौट आई। यह न केवल संभाजी का पहला विजयी अभियान था, बल्कि मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय भी था। संभाजी के युद्ध कौशल और रणनीतिक प्रतिभा को देखकर अब उन्हें और भी बड़े अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र में पन्हाला के किले पर चढ़ाई की। यह किला तब आदिल शाही सेना के नियंत्रण में था, लेकिन संभाजी की चतुराई और वीरता के आगे वे टिक ना सके। पन्हाला पर मराठा ध्वज लहराया। संभाजी ने अपनी पहली बड़ी व्यक्तिगत विजय प्राप्त की। अब मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत की ओर अपने कदम बढ़ाने को तैयार था। संभाजी ने केवल महाराष्ट्र तक स्वयं को सीमित नहीं रखा। उन्होंने दक्षिण भारत में भी कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और मुगलों, आदिल शाही और सिद्धियों के खिलाफ खूब लड़ाइयां लड़ी। यह संभाजी का प्रारंभिक सैन्य जीवन था, जिसने यह साबित कर दिया कि वे केवल शिवाजी के पुत्र नहीं, बल्कि एक जनजात योद्धा थे। अब वे धीरे धीरे सेनानायक से एक महान राजा बनने की ओर अग्रसर हो रहे थे। युवराज संभाजी की पहली सैन्य विजय के बाद मराठा साम्राज्य ने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया था। किंतु संभाजी केवल तलवार के बल से साम्राज्य को संवारने वाले योद्धा नहीं थे। वे एक मनीषी, एक कवि और संस्कृति के रक्षक भी थे। वर्ष 1677 जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कर्नाटक अभियान में व्यस्त थे, उस समय संभाजी अपने ससुराल श्रृंगारपुर में शिर्के परिवार के किले में ठहरे हुए थे। इसी समय उन्हें येसुबाई से पुत्री रत्न भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम भवानीबाई रखा गया, और भविष्य में एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम शाहू रखा गया। यह एक अनोखा कालखंड था। रणभूमि से दूर एक योद्धा कलम की दुनिया में उतर चुका था। कवियों, विद्वानों के संग रहकर एक सम्राट अपनी लेखनी को परख रहा था। संभाजी महाराज को काव्यशास्त्र, धर्मशास्त्र और राजशास्त्र में अत्यधिक रुचि थी। संस्कृत, हिंदी, मराठी और फारसी जैसी भाषाओं में उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने केवल ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि स्वयं भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनकी साहित्यिक विद्वता का परिचय उनके द्वारा कृत बुद्ध भूषण, नायिका भेद, नखशिकांत तथा 7 शतक नामक संस्कृत ग्रंथों से ज्ञात किया जा सकता है। ये कृतियां संभाजी की गहन साहित्यिक समझ और विद्वता को दर्शाती हैं। बुद्ध भूषण में 3 भागों में काव्यालंकार, शास्त्र, संगीत, पुराण और धनुर्विद्या के अध्ययन का जिक्र है। यह राजा और उसके गुणों, राजा के सहायकों,
राजा के सलाहकारों, उनके कर्तव्यों, राजकोष, किले, सेना, जासूस, नौकरों आदि के बारे में जानकारी देता है। इससे संभाजी महाराज की विशाल बुद्धि, ज्ञान, अनेक भाषाओं में निपुणता और धार्मिक भक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। उनकी कृतियों में अनेक विचारों की स्पष्टता, धर्म और संस्कृति के प्रति गहन निष्ठा झलकती है। उनका लेखन केवल साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उस युग की सांस्कृतिक चेतना का परिचायक है। केशव भट्ट और उमाजी पंडित ने संभाजी राज्य को अच्छी शिक्षा दी। संभाजी महाराज ने बचपन से ही राजनीतिक, रणनीतिक और छापामार युद्ध शैली सीख ली थी। संभाजी की यह विद्वता केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य के लिए गौरव की बात थी। लेकिन इस शांति के दौर के बाद एक और कठिनाई आने वाली थी। शिवाजी महाराज कर्नाटक अभियान से लौट चुके थे। अब मराठा साम्राज्य की स्थिति बदलने वाली थी। संभाजी के सामने अब केवल काव्य और शास्त्रों की दुनिया नहीं थी, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक संकट भी था। 1674 में शिवाजी महाराज का छत्रपति के पद पर, संभाजी महाराज का युवराज और सोयराबाई का महारानी के पद पर राज्याभिषेक होने के उपरांत थी जीजाबाई का निधन हो गया। वे वृद्धावस्था और दमा रोग से पीड़ित थी। अंततः उन्होंने पाचाड़ गांव में अपनी अंतिम सांसें ली। उनका जाना केवल मराठा साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि संभाजी महाराज के लिए भी एक गहरी व्यक्तिगत क्षति थी। मां समान दादी, जिनकी गोद में उन्होंने वीरता, राजनीति और धर्म के संस्कार पाए थे, अब वे महज स्मृतियों में सिमट कर रह गई थीं। संभाजी जीजाऊ के जाने से नितांत अकेले पड़ गए थे। जीजाऊ के कथन, उनकी शिक्षाएं, उनका चेहरा और उनकी स्मृतियां उनको अत्यंत विचलित कर देती थीं। लेकिन शोक का यह समय अधिक लंबा नहीं टिक सका, क्योंकि जीजाबाई के जाने के साथ ही सत्ता की राजनीति खुलकर सामने आने लगी। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई, जो संभाजी को सदा एक बाधा के रूप में दिखती थी, अपने पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बैठाने के लिए विभिन्न षड्यंत्रों को अंजाम देने लगी। उन्होंने गोदावरी नामक लड़की को फंसाकर संभाजी को बदनाम करने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज को जहर देकर संभाजी को राज्य का लालच है साबित कर पुत्र द्वारा पिता को जहर देना प्रसारित करवा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज एक महान योद्धा और कुशल राजनीतिक नेता थे, लेकिन अपनी ही मां द्वारा रचे जा रहे इन षड्यंत्रों का वे अपने संस्कारों के चलते कोई प्रतिरोध न कर पाते थे, जिसके कारण शिवाजी महाराज के स्वर्गगमन से पहले एक ऐसी घटना घटित हो गई जो संभाजी के चरित्र से संबंधित एक रहस्यमयी और चर्चित कार्यकलाप बन गई। वह घटना थी संभाजी का मुगलों से मिल जाना। संभाजी मुगलों से जा मिले थे, लेकिन इसका अर्थ उनके राजद्रोही होने से नहीं, बल्कि एक गुप्त राजनीति का हिस्सा माना जाता है। वैसे संभाजी महाराज का मुगलों से मिल जाने के बहुत से कारण सामने आते हैं, जैसे कि सोयराबाई के षड्यंत्रों के चलते संभाजी के मध्य तनाव का माहौल पैदा होना। इन षड्यंत्रों के अलावा संभाजी महाराज के तीव्र स्वभाव का होना, राजनीतिक कूटनीति और मंत्रिमंडल की बात माने बिना कभी कभी अपनी स्वतंत्र सोच प्रदर्शित करना। इससे मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों में असंतोष उत्पन्न हो गया और इस अवसर का फायदा उठाकर सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम को छत्रपति पद का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इसी वजह से वह निरंतर संभाजी को राजनीति से दूर करने का प्रयास करती रहती थी। ये सब चीजें संभाजी को स्वीकार नहीं थी। वह स्वयं को एक पूर्णतः काबिल शासक मानते थे और इन सब षड्यंत्रों से परे जाकर वे अपने मूल अधिकार के लिए एक अलग रास्ता ढूंढ रहे थे। दिलेर खां, जो मुगल छावनी का फौजदार था, उसे संभाजी की स्थिति का पूरी तरह भान था और इसी कारण वह संभाजी को मुगल शिविर में आने के लिए कई बार आमंत्रण भी दे चुका था। उसने कहलवाया था कि अगर संभाजी मुगलों के साथ मिल जाए तो उन्हें एक बड़ा मनसब दिया जाएगा, और जब संभाजी ने मुगलों का साथ दिया तो उन्हें 7,000 सवार और बुरार खान देश की मनसब भी दी गई थी। यही सम्मान और पद औरंगजेब ने पहले शिवाजी को संभाजी के लिए भेजा था। उस समय महाराज ने उस सम्मान को और मनसब को ठोकर मारकर दूर उड़ा दिया था। परंतु भाग्य की लीला देखिए कि बहके हुए भटके हुए संभाजी ने उसे स्वयं ही स्वीकार कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी को मुगलों की यह नीति एक अवसर लगी
जिसमें वे मुगल दरबार की आंतरिक नीति को जान सके। उन्होंने सोचा कि मुगलों के दरबार में जाकर वे मुगलों की राजनीति और छल का ज्ञान ले सकते हैं। यह उनके लिए एक राजनीतिक और सामरिक सीख लेने का अवसर बन गया था। इसलिए उन्होंने मुगलों का सहयोग स्वीकार किया और मुगलों के साथ रहकर मराठों के कई किले भी फतेह किए। लेकिन वे मुगलों के कभी भक्त नहीं बने, बल्कि मुगलों के अभियानों में सैनिकों द्वारा आम जनों पर किए जा रहे बर्बर अमानुषिक अत्याचार को देखकर उनका जी भर आता था। उन्होंने मुगलों के इस प्रयास को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, जिस वजह से दिलेर खां और संभाजी के बीच में तनातनी भी हो गई थी। दिलेर खां ने संभाजी को बताया कि औरंगजेब ने संभाजी को एक बड़ा पद देने का वादा किया है, लेकिन एक शर्त रखी है कि वह इस्लाम धर्म ग्रहण करे। संभाजी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि मैं एक मराठा हूं, एक स्वतंत्र योद्धा हूं। मैं किसी भी शक्ति के सामने अपना स्वाभिमान नहीं झुकने दूंगा। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खां उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली भिजवाने का मंसूबा बना रहा है, तो वे तुरंत मुगलों का साथ छोड़ के महाराष्ट्र की ओर लौट गए और पन्हालगढ़ में आकर रुके। इस पूरी घटना का परिणाम यह हुआ कि संभाजी कई मराठा सरदारों के अविश्वासी हो गए। उन्होंने संभाजी के इस कदम पर सवाल उठाए, उन्हें देशद्रोही कहने लगे। शिवाजी महाराज भी संभाजी के इस कदम से अत्यंत विचलित व चिंतित हो गए थे। संभाजी महाराज के इस कदम के संबंध में उस समय के बहुत से मराठा सरदारों ने या विभिन्न विद्वानों ने जो कुछ भी सोचा हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि उन्होंने अपनी मराठा अस्मिता कभी नहीं छोड़ी। मुगल छावनी से फरार होने के उपरांत जब संभाजी पन्हालगढ़ में पहुंचे तो उनसे मिलने शिवाजी महाराज आए। यह मिलन पिता पुत्र का एक आत्मीय मिलन था, और जब तक कि वे स्वयं संभाजी को खुद रायगढ़ आने का संदेश न भेजें, तब तक संभाजी को यहीं पन्हालगढ़ में ही रहने की आज्ञा दी। शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था। इसके पीछे कई कारण रहे। जैसे शिवाजी महाराज एक अविश्रामित योद्धा और राजनेता थे जो लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार में लगे रहते थे। उनके निरंतर युद्ध और प्रशासनिक दायित्व की वजह से शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता गया। 1680 की शुरुआत में ही शिवाजी महाराज तेज बुखार और पेट संबंधी रोग से ग्रस्त हो गए, और फिर सोयराबाई और उनके समर्थक चाहते ही थे कि शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र राजा राम को गद्दी मिले। सोयराबाई राम राजे को उत्तराधिकारी बनाने के पीछे इसलिए अधिक आश्वस्त थी क्योंकि उनके भाई हमीरराव मोहितो मराठा साम्राज्य के वीर प्रतापी सेनापति थे, और वे सोचती थी कि भाई अंततः बहन का साथ तो देगा ही। और फिर संभाजी को राजनीति से दूर करने की योजना गतिमान थी ही। यहाँ तक कि संभाजी को जहर देकर मारने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन वे बच गए। सोयराबाई के इन षड्यंत्रों में कुछ प्रधानमंत्रीगण भी सम्मिलित थे। यह अंदरूनी संकट शिवाजी महाराज के मन में एक भारी तनाव बना हुआ था, जिसके चलते अंततः वह दीपक जो मुगलों द्वारा फैलाए जा रहे अधर्म के अंधकार में भी पूरी ऊर्जा से ज्वलनशील था, बुझ गया। वह सपना जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक था, धुंधला सा पड़ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के भविष्य को प्रभावित किया। उनके स्वर्गवास के बाद मराठा साम्राज्य एक कठिन परिस्थिति में आ गया था, जिससे राजगद्दी का संघर्ष, मुगलों का आक्रमण और मराठा अस्मिता की रक्षा का संकट उत्पन्न हो गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई, इसके पीछे विभिन्न इतिहासकारों के बहुत से मत हैं। कुछ कहते हैं रोगग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हुई, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, 3 अप्रैल 1680 की दोपहर एक महान योद्धा, एक महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांसें ली। अपने अंतिम समय में उनकी संभाजी को देखने की आखिरी इच्छा भी पूर्ण न हो सकी। एक युग का अंत हो गया, लेकिन एक नवीन युग की शुरुआत भी हुई संभाजी महाराज के छत्रपति बनने से। 1680 में रायगढ़ किले में शिवाजी के देहांत के बाद जब मराठा साम्राज्य खतरे में आ गया था, मराठाओं के सिर पर कोई साया नहीं था। राज सिंहासन भी पारिवारिक मतभेदों के कारण बिना राजा के विदेशियों की नजरों का शिकार बन गया था।
राजाराम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाली सोयराबाई के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु संभाजी के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र संभाजी को भेज दिया। इस समय संभाजी छत्रपति के निर्देशानुसार पन्हालगढ़ दुर्ग में ही ठहरे हुए थे और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि महाराज नहीं रहे हैं, उन्हें सदमा सा लगा और तुरंत सेनापति हमीरराव मोहिते को बुलावा भेजा और उनके विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों से अवगत कराकर अपने विश्वासपात्र सरदारों के साथ सेना एकत्रित कर रायगढ़ की ओर कूच कर गए। मोहितो संभाजी को बचपन से जानते थे। उनकी वीरता, अडिगता, साहस और कर्तव्यपरायणता पर पूर्ण विश्वास रखते थे। उन्होंने पहले भी संभाजी के चरित्र पर उठाए गए प्रश्नों का विरोध करते हुए सीधे ही संभाजी का साथ दिया था। और इधर रायगढ़ में महारानी सोयराबाई शिवाजी महाराज के निधन से उत्पन्न हुए उत्तराधिकारी संकट से निपटने के लिए राजाराम को मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी तथा छत्रपति घोषित कर राजकाज स्वयं अपने हाथों में ले लेती है। संभाजी ने रायगढ़ पहुंचकर षड्यंत्र में भागीदार सोयराबाई और उसके समर्थक समस्त मंत्रियों और अधिकारियों को कैद कर नजरबंद कर दिया और स्वयं राजकुमार होने के नाते मराठा साम्राज्य की कमान अपने हाथों में ली। उन समस्त मंत्रियों और अधिकारियों को जिन्हें षड्यंत्र में भागीदार होने के कारण कैद कर लिया गया था, हाथियों के द्वारा बीच बाजार में कुचलवा दिया गया। फिर वर्ष 1681 की वह शुभ घड़ी आई जब शिवाजी राजे के सुपुत्र संभाजी महाराज का मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के पद पर राज्याभिषेक संपन्न हुआ। औरंगजेब को जब यह पता चला कि शिवाजी महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उसने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा और इसी वर्ष उसने संपूर्ण सेना के साथ दक्षिण भारत पर चढ़ाई की। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज इकलौते ऐसे मराठा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर औरंगजेब को भी एक बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने अपने अष्टप्रधान मंडल की नियुक्ति की। छत्रपति शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति संभाजी महाराज ने जारी रखी। कई मंदिरों मठों में सालाना नियुक्तियां बहाल की गईं। संत तुकाराम के पुत्र महादोबा को संभाजी महाराज ने वर्षासन दिया, उनकी व्यवस्था की। धर्म स्थलों के उचित प्रबंधन पर उनका खास जोर था। शिवाजी महाराज की ही भांति संभाजी ने उदार धार्मिक नीति का पालन किया था। शिवाजी महाराज का निधन मराठा साम्राज्य के लिए एक महान क्षति थी, लेकिन साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत थी कि मराठा साम्राज्य टिक गया और फिर संभाजी महाराज ने इस साम्राज्य को और मजबूत बनाया और मुगलों, पुर्तगालियों, सिद्दियों, अंग्रेजों और आदिलशाही के विरुद्ध विभिन्न अभियान छेड़े। क्योंकि उनके राज्याभिषेक के समय मराठा साम्राज्य चारों ओर से शत्रुओं तथा आक्रमणकारियों से घिरा हुआ था। 1681 में छत्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत से बड़े और महत्वपूर्ण अभियान किए। शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को जीवंत और ज्वलंत बनाए रखने की प्रेरणा से प्रेरित होकर अंतिम समय तक मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ मजबूती से डटे रहे। उनके अपने उन्हें छोड़कर धोखा देकर जाते रहे, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके, हिम्मत नहीं हारी, पीछे नहीं हटे। उनका प्रत्येक निर्णय राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए था। औरंगजेब द्वारा दक्षिण पर कूच करने के मुख्यतः दो कारण थे। पहला तो संभाजी महाराज ने औरंगजेब के अपने विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को आश्रय दिया हुआ था और दूसरा था साम्राज्य और इस्लाम का विस्तार। इस उद्देश्य की पूर्ति में सबसे बड़े बाधक थे छत्रपति संभाजी महाराज और उनका मराठा साम्राज्य, जिसे कुचलने के लिए दक्षिण भारत पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए औरंगजेब ने दक्षिण की ओर कूच किया था और कई युद्ध छेड़े। संभाजी महाराज ने अत्यंत विपर्य परिस्थितियों में भी मराठा साम्राज्य की रक्षा की, औरंगजेब की विशाल सेना का डटकर सामना किया और उन्होंने कई अवसरों पर मुगल सेना को परास्त भी किया। वह अपनी सैन्य रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण उन्होंने एक बार तो औरंगजेब और उसकी सेना को पीछे हटने के लिए तक मजबूर कर दिया था। लौटने के बाद औरंगजेब ने अपनी नीति बदली। उसने मराठा साम्राज्य के महत्वाकांक्षी सरदारों को साम, दाम, दंड भेद आदि नीति के द्वारा मुगलों में मिलाना शुरू किया। पुर्तगालियों और सिद्दियों को अपने साथ मिलाया और संभाजी का साथ नहीं देने के लिए बहुत सारा धन, क्षेत्र और लालच दिया गया। लेकिन इस सब से भी संभाजी महाराज की हिम्मत नहीं टूटी।
उन्होंने अपने पूरे दमखम से औरंगजेब का सामना किया। औरंगजेब का सपना था मराठों को सिर्फ 2 साल में मिटाना, लेकिन संभाजी महाराज की वीरता, युद्ध नीति और रणकुशलता ने इसे 8 साल तक खींच लिया। संभाजी महाराज ने छोटे छोटे दल बनाकर गुरिल्ला नीति के तहत मुगलों पर अचानक आक्रमण किए, मुगलों की खाद्य और हथियारों की पूर्ति श्रृंखला को भंग कर दिया और मुगलों की राजनीति को जानने के लिए सर्वत्र गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम के बल पर बहुत कम समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार और बचाव किया। उन्होंने अकेले ही मुगल साम्राज्य का मुकाबला किया, जो मराठा साम्राज्य के आकार का 15 गुना था। संभाजी कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र योद्धा थे। उन्होंने छत्रपति बनने के बाद सबसे पहले 1681 में बुरहानपुर पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। संभाजी के इस आक्रमण के बाद ही औरंगजेब ने दक्षिण पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने का फैसला किया था। सिद्दियों का जंजीरा किला, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण एक अजेय दुर्ग था, संभाजी ने उसके विरुद्ध भी अभियान छेड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें यह अभियान अपने विश्वासी सरदारों को सौंपकर बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। पुर्तगालियों की बढ़ती मनमानी और धर्मांतरण को समाप्त करने के लिए संभाजी ने 1683 में गोवा पर आक्रमण कर पुर्तगालियों को पराजित किया। हालांकि उनका सेनापति बचकर निकल भागा। 1686 में उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को आड़े हाथों लिया। इन सब युद्धों के परिणाम स्वरूप मराठाओं का दक्षिण भारत पर प्रभाव और अधिक बढ़ गया था और इन युद्धों के साथ साथ मुगलों से संघर्ष यथावत चलता ही रहा। 1687 में हमीराव मोहिते के नेतृत्व में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी महाराज के विश्वासपात्र सरदार हमीराव मोहितो भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। संभाजी राज्य के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। 1689 में मुगलों ने संभाजी महाराज और उनके साथी सहयोगी कवि कुलेश को विश्वासघात से पकड़ लिया और ये विश्वासघात किया था उनके अपनों ने। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उनके विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र या कुचक्र न रचा गया हो या अपनों ने उन्हें धोखा न दिया हो, लेकिन इस अंतिम धोखे ने उन्हें और उनके मित्र कवि कुलेश दोनों को औरंगजेब के दरबार तक ला पहुंचाया। 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे के साले गणूजी शिर्के और औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला किया। मराठों और मुगल सेना के बीच संघर्ष हुआ। मराठों की संख्या पहले से ही बहुत कम थी और अचानक हुए इस आक्रमण के कारण उनकी शक्ति और कम हो गई। मराठा योद्धा दुश्मन के हुए इस अचानक हमले का प्रतिकार न कर सके। मुगल सेना संभाजी को जीवित पकड़ने में कामयाब रही। संभाजी राजे और कवि कुलेश को औरंगजेब के पास पेश करने से पहले बहादुरगढ़ और फिर बहादुरगढ़ से तुलापुर ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने कैदी संभाजी राजे को और उनके साथी कवि कुलेश को पहले तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया और उनके समक्ष 3 शर्तें स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। पहली शर्त थी कि संभाजी राजे अपनी सारी सेना, सारे किलों, मराठाओं के खजाने को मुगलों के हवाले कर दे। दूसरी शर्त थी कि संभाजी सारे मुगल गद्दारों के नाम बताए तथा मराठाओं के सारे गुप्त प्रशासनिक तंत्र और सहयोगियों की जानकारी दे। तीसरी शर्त थी कि संभाजी मुसलमान बन जाएं, हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार करें। वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ललकार कर कहा, मैं वीर मराठा हूं, हिंदू हूं और अपने धर्म और स्वराज्य के लिए मर जाऊंगा, लेकिन तेरी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे ही संभाजी ने उक्त वक्तव्य दिया, औरंगजेब अपना आपा खो बैठा। उसने संभाजी और कवि कुलेश दोनों को कोड़े मारने और शरीर पर जगह जगह गहरे घाव करने के आदेश दिए। उसके बाद दोनों के हाथ पैर बांधकर ऊंटों पर लादकर पूरे नगर, पूरी सेना के सामने घुमाया गया। संभाजी ने चुपचाप सब कुछ सहन किया। उनके मुंह से एक आह भी न निकली। कवि कुलेश संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए सब सहते रहे, अपने मित्र के साथ खड़े रहे।
औरंगजेब द्वारा नित इस्लाम कबूल करने के लिए पूछा जाता और संभाजी उसे धुतकार देते। इस पर औरंगजेब ने एक बार कहा कि अगर हमारा एक भी शहजादा तुम्हारे जैसा वीर, साहसी और निडर होता तो पूरा भारत आज इस्लाम का गढ़ बन चुका होता। लेकिन जिसने अपने परिवारजनों की लाशों पर कदम रखकर सिरोताज पहना हो, उसे संभा और कुलेश से क्या लेना देना था। औरंग ने उन दोनों को भयंकर शारीरिक यातनाएं देने के निर्देश दिए, और ऐसी यातनाएं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले उनकी जुबान काटी गई, फिर विभिन्न औजारों के द्वारा उन दोनों की खाल उधेड़ी गई, और फिर उनके घावों पर नमक रगड़ा गया। उनकी तेजस्वी आंखों में गरम गरम सलाखें डाल दी गईं। औरंगजेब की हैवानियत यहीं पर नहीं रुकी। उसने संभाजी को सबसे दर्दनाक मौत देने की पूरी योजना बनाई हुई थी। आगामी प्रत्येक दिन उनके एक एक करके शरीर के अंग अंग काटे गए, परंतु संभाजी महाराज ने धर्म और मराठा स्वाभिमान के लिए अपार यातनाएं सहन करते हुए भी औरंगजेब के समक्ष घुटने नहीं टेके। दर्द भरी एक कराह भी मुंह से ना निकली। उन्होंने अपने तथा मराठा साम्राज्य के आत्मबल को झुकने नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब ने निर्ममता की सारी हदें तोड़ दी। उसने संभाजी और कवि कुलेश का सर कलम कर सारे शहर में भाले की नोक पर रखकर फिराने के आदेश दे दिए। संभाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांसों तक अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखी और 11 मार्च 1689 को हिंदू धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी अमर कथा मराठा वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा मराठा साम्राज्य जो टूटकर बिखर रहा था, अंततः एक हो गया और औरंगजेब का दक्षिण पर कब्जा करने का स्वप्न ही रह गया। दोस्तों, आप सुन रहे थे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति वीर महाप्रतापी संभाजी महाराज की जीवन गाथा, मेरी यानी आशुतोष शर्मा की आवाज में। आपको यह जीवनी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव और फीडबैक भी मुझे आप साझा कर सकते हैं। पुस्तक समीक्षाओं, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।